थिंक वी आर लाइव नाउ। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रकाश और यूट्यूब के आपके फेवरेट चैनल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं। यह टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले जानने जा रहे हैं कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं, प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, लाइट क्या होती है बेसिकली। उसके बाद हम जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं। इसके बाद हम एक नज़र डालेंगे कि दर्पण पे, कि दर्पण क्या होता है, दर्पण के प्रकार कितने होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होते हैं, गोलीय दर्पण क्या होते हैं, गोलीय दर्पण की प्रकृति कैसी होती है, गोलीय दर्पण की वक्रता, केंद्र, फोकस, दूरी, मुख्य अक्ष, इन सब के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसके बारे में हम जानेंगे, यानी इमेज फॉर्मेशन ऑफ बाय स्फेरिकल मिरर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का क्लास। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश क्या है। ओके, यानी कि लाइट क्या है। तो प्रकाश जो है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। मैं लिख देता हूँ, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, यानी लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है एनर्जी का ही एक रूप है, ठीक है, जो तरंग के तरह गमन करता है, वेव के तरह गमन करता है। यह तरंग की तरह गमन करता है मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तरंग की तरह। जैसे वेव बढ़ते हैं आगे, वैसे ही प्रकाश की किरणें भी आगे बढ़ती है वेव के रूप में। यानी कि जैसे तरंग क्या होता है, तरंग जो होता है वह पार्टिकल्स, कणों के माध्यम से जो है आगे बढ़ता है वेव। कणों के ऊपर नीचे होने से क्या होता है, ये ऊपर होगा तो नीचे होगा, ये ऊपर होगा, ये नीचे होगा, ये ऊपर होगा, तब ये नीचे होगा। ऐसे जो है कणों के ऊपर नीचे करने से एक पैटर्न बनता है, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं और हम कहते हैं कि वो तरंग है। इस तरीके से जैसे, यानी ये वेव है। तो प्रकाश की किरणें भी वेव के तरह गमन करती है, यानी तरंग के तरह गमन करती है। प्रकाश की किरणें करती क्या है? प्रकाश की किरणें एक कण को ऊर्जा देती है, उसके बाद ये ऊर्जा का संचरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे कण में होता है, उसके बाद तीसरे कण में ट्रांसफर होता है, फिर चौथे कण में, फिर पांचवें कण में। ऐसे किरणें जो हैं वह आगे चलते जाती हैं, यानी कि ये तरंग का गुण रखती है। मगर तरंग को क्या होता है? तरंग को आगे गमन करने के लिए कणों की ज़रूरत होती है। हमेशा किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत होगी, किसी न किसी कण के प्रेजेंस की ज़रूरत होगी। लेकिन प्रकाश की किरणें ऐसी तरंगे होती हैं, एक तरह से इनको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग विकिरण कहते हैं, यानी कि रेडिएशन कहते हैं। रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन ऐसी तरंगे होती हैं जिनको गमन करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, किसी कण की जरूरत नहीं होती है, यानी कि स्पेस में भी ये ट्रैवल कर सकते हैं। प्रकाश की किरणें जो होती है, प्रकाश की किरण यानी रेज ऑफ लाइट, प्रकाश की किरणें जो होती है वह स्पेस में भी, जहाँ पे कण नहीं है, बिल्कुल पार्टिकल्स हैं ही नहीं, वहाँ पे स्पेस में भी ये गमन कर सकती है। यही कारण है कि सूर्य जो होता है, सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें पृथ्वी तक पहुँच पाती हैं, अर्थ तक पहुँच पाती है। तो सूर्य के और अर्थ के बीच में स्पेस है, उन स्पेस में भी जो है प्रकाश की किरणें ट्रैवल कर पाती हैं। यानी कि प्रकाश की किरणें एक स्पेशल टाइप की तरंगे हैं, जिसको हम लोग विकिरण भी बोलते हैं, रेडिएशन भी बोलते हैं। तो ये रेडिएशन का भी गुण रखती है, यानी कि प्रकाश की किरणें विकिरण, रेडिएशन
का भी गुण रखती है। ठीक है, यह तरंग की तरह गमन करती है, मतलब वेव की तरह ट्रैवल करती है, और सीधी रेखा में गमन करती है। ये भी लिख सकते हैं हम लोग। प्रकाश की किरणें प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, यह तरंग की तरह गमन करती है। प्रकाश की किरणें विकिरण का भी एक गुण रखती है, और प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं, यानी कि लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, बिल्कुल सीधे रेखा में, जैसे कि तरंगे सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरणें विकिरण का गुण रखती है, मतलब कि ये स्पेस में भी ट्रैवल कर सकती है, जहाँ पे अंतरिक्ष में, मतलब कि जहाँ पे कोई भी कण नहीं है, कण की मौजूदगी नहीं है, वहाँ पे भी ये ट्रैवल कर सकती है। तो प्रकाश की प्रकृति के बारे में हमने इतनी बातें जाना। तो इन बातों को आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक, तो प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम ऐसे समझ सकते हैं। पहले तो हमें ये जानना होगा कि प्रकाश की किरणें जब सीधी रेखा में गमन करती हैं और उसके मार्ग में, अगर बीच में रास्ते में अगर कोई वस्तु आ जाए, तो प्रकाश की किरणों का क्या होता है। देखिए, प्रकाश की किरण जब सीधी रेखा में गमन कर रही होती है और उस बीच में अगर कोई वस्तु आ जाए, कि कोई सतह आ जाए या दर्पण आ जाए, दर्पण आगे जानेंगे कि क्या होता है एग्जैक्टली। तो कोई वस्तु, उसको हम दर्पण कह सकते हैं, सतह कह सकते हैं, अगर आ जाए तो प्रकाश की किरणों का होगा क्या। प्रकाश की किरणों की 3 दशाएं होंगी, यानी कि प्रकाश की किरणें जब सीधी रेखा में गमन कर रही होती हैं और उसके मार्ग को कोई वस्तु अवरुद्ध करता है, यानी रोकता है प्रकाश की किरणों को, तो प्रकाश की किरणों का 3 असर होता है, 3 घटनाएं होती है, 3 परिघटनाएं होती हैं। पहला परिघटना होता है परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। दूसरा परिघटना होता है अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। तीसरा परिघटना होता है अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन। ठीक है, समझते हैं कि क्या होता है। प्रकाश की किरणें जब आपतित होती हैं और किसी वस्तु या सतह से टकराती है, तो वह टकरा करके जिस माध्यम से, देखिए अगर वस्तु बीच में आ गई तो ये जो माध्यम है वस्तु के लेफ्ट साइड यानी बाएं साइड जो माध्यम है वो माध्यम 1 कहलाएगा, और वस्तु के पीछे वाला माध्यम, दाएं साइड वाला माध्यम 2 कहलाएगा। अगर ऐसा होता है कि प्रकाश की किरणें माध्यम 1 से चल करके वस्तु से टकराती हैं और टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, जिस माध्यम से वह गई थी उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो इसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो पहला जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन, वो यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। किरणें जब एक माध्यम से चल कर आपतित होती हैं और वस्तु के सतह से टकराती हैं, टकरा करके फिर वापस उसी माध्यम में लौट आती हैं, तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा सुन करके। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि प्रकाश की किरणें जो है माध्यम 1 से चल करके आई और वस्तु से टकराए ना, बल्कि वस्तु को आर पार कर जाए, ठीक है, आर पार करके माध्यम 2 में पहुंच जाए। जब ऐसी परिघटना होती है तो यह प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से चल करके वस्तु को पार करते हुए दूसरे माध्यम में पहुंच जाती है, तो इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन जो है दूसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, आप लोगों को पढ़ा देंगे। पहले जो है प्रकाश का परावर्तन समझते हैं।
तो प्रकाश का परावर्तन इसमें समझना है। तीसरी जो घटना होती है अवशोषण होती है, यानी कि प्रकाश की कुछ किरणें जो होती हैं वह सतह को ना तो आर पार कर पाती है और ना ही सतह से टकरा करके वापस लौटती है, बल्कि यह सतह में अब्जॉर्ब हो जाती है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है? संचित हो जाती है। संचित यानी कि कंजर्व हो जाती है। तो जब ऊर्जा के रूप में कंजर्व हो जाती है एनर्जी के फॉर्म में, तो इसे ही हम प्रकाश का अवशोषण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और अवशोषण तीनों बातें आपने समझ ली। प्रकाश का परावर्तन मतलब क्या? माध्यम एक से चल करके जब प्रकाश की किरणें वस्तु से टकराती है और टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चल करके वस्तु को पार करते हुए दूसरे माध्यम में पहुंच जाती है, तो इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चल करके वस्तु पे टकराती है और टकरा करके वापस ना लौट करके संचित हो जाती है, वस्तु में ही कंजर्व हो जाती है, तो इसे हम प्रकाश का अवशोषण कहते हैं। यानी प्रकाश उसको और वस्तु उसको अवशोषित कर लेता है प्रकाश की किरणों को। तो ये तीन हस्र होती है। प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु से टकराती है तो ये तीन हस्र हो सकती है। प्रकाश का परावर्तन हो सकता है, अपवर्तन हो सकता है या अवशोषण हो सकता है। ठीक है, अब ये जो वस्तु होती है जो प्रकाश को परावर्तित करती है या अपवर्तित करती है या अवशोषित करती है, उस हिसाब से यानी उस आधार पर वस्तुओं को भी तीन प्रकार में बांटा जाता है। एक तो पारदर्शी वस्तु, दूसरा अपारदर्शी वस्तु और तीसरा पारभासी वस्तु। पारदर्शी वस्तु जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट, तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहेंगे या मटेरियल। दूसरा अपारदर्शी वस्तु, इसको हम लोग ऑपेक बोलेंगे, ऑपेक ऑब्जेक्ट यानी ऑपेक मटेरियल। और तीसरा जो पारभासी वस्तु है उसको हम लोग ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट या ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहेंगे। पारदर्शी वस्तु किसको कहेंगे? ये अपवर्तन करने वाली जो सतहें होती हैं, ऐसी सतह या वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाएं, तो उसे हम कहते हैं पारदर्शी वस्तु। ऐसी वस्तु जिससे किरणें टकरा के वापस लौट जाए, आर पार ना हो पाए, उसे हम कहते हैं अपारदर्शी वस्तु। और पारभासी वस्तु किसे कहते हैं? पारभासी वस्तु वैसे वस्तुएं होती हैं या वैसी सतहें होती हैं जो प्रकाश की कुछ किरणों को परावर्तित कर देती है और कुछ किरणों को उनमें से होकर के पार हो जाने देती है, यानी कि आर पार हो जाने देती है। इन्हें हम पारभासी वस्तु कहते हैं, यानी कि ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हम जो लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट लें तो वह पारदर्शी, अपारदर्शी या पारभासी तीनों में से कोई एक हो सकती है। पारदर्शी वस्तु का एग्जाम्पल है पानी यानी जल। पानी अगर किसी बर्तन में रखे हुए हैं हम, तो उसमें क्या होगी? प्रकाश की किरणें जो है पानी को आर पार कर जाती हैं। इसीलिए पानी के बर्तन के सतह पे जो वस्तुएं रखी रहती हैं पानी में डुबो करके, वह हमें पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई देती हैं। जैसे मान लीजिए किसी बाल्टी में हम पानी ले लिए और उसमें कोई सिक्का डाल दिए, तो सिक्का जो है पूरी तरह से दिखाई देती है। तो प्रकाश की किरणें क्या हो पा रही है? प्रकाश की किरणें जो आर पार हो पा रही है उसमें, तो वह वस्तुएं क्या है? पारदर्शी वस्तु है। पारदर्शी वस्तु का एक और एग्जाम्पल हवा। ठीक है, शीशा भी हो सकता है। ऐसे शीशा जो बिल्कुल आर पार दिखाई देते हैं जिनसे, वो क्या कहलाते हैं? वो सब पारदर्शी वस्तु है। अपारदर्शी वस्तु वैसी वस्तुएं हैं जिनसे किरणें आर पार ना हो पाए। तो ये कैसी वस्तुएं होंगी? इनके एग्जाम्पल हैं ये दीवार। मान लीजिए दीवार जो है, दीवार से किरणें जो है आर पार नहीं हो पा रही है। जितनी भी किरणें जा रही है वह लौट करके वापस आ जाएगी। कुछ अवशोषित भी हो जाती है, ये तो होना ही है। ठीक है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है वस्तुओं में, कुछ किरणें जो होती हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती है, ऊर्जा के रूप में कंजर्व हो जाती है। तो वैसी वस्तुएं जिनसे किरणें आर पार नहीं हो पाए वो अपारदर्शी वस्तु कहलाती हैं। और वैसी वस्तुएं जिनसे कुछ किरणें परावर्तित हो जाएं, टकरा के वापस लौट जाए, और कुछ किरणें आर पार हो जाए,
वैसी वस्तुएं जो होती हैं पराभासी वस्तु कहलाती हैं, यानी ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। तो पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु और पारभासी वस्तु आपने समझ लिया। प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु से टकराएगी तो उसके 3 हस्र होंगे, परावर्तन होगा, अपवर्तन होगा और अवशोषण होगा। ये बातें आपने समझ ली। तो अब प्रकाश के परावर्तन को हमने समझ लिया है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है हमने समझ लिया। इसको लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी सतह से टकराती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं। यानी when light rays travels in a medium and after the reflection of the object it returns back into the same medium from which it has run, it is called the reflection of light। अब हम समझते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको समझते हैं। देखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकरा करके वापस लौट आती है तो ये इसी तरीके से नहीं लौट आती है, इसके कुछ नियम होते हैं। नियम ये होते हैं कि प्रकाश की किरणें जो आती हैं दर्पण पे या सतह पे टकराती है। ये मान लीजिए एक सतह है यानी दर्पण है, और इससे जो है प्रकाश की किरणें टकराई, तो प्रकाश की किरणें टकरा करके वापस लौटे, इसके लिए सतह कैसा होना चाहिए? सतह होना चाहिए अपारदर्शी। सतह अपारदर्शी होगा तभी तो लौटेगी, अदरवाइज अगर पारदर्शी होगा तो क्या होगी? किरणें जो है वो आर पार कर जाएंगे। तो प्रकाश की किरणें परावर्तित हो इसके लिए सतह कैसा होना चाहिए? अपारदर्शी होना चाहिए, यानी कि ओपेक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ओपेक होना चाहिए। तो जब प्रकाश की किरणें किसी ओपेक सतह से टकराती हैं तो जिस बिंदु पर टकराती हैं उस बिंदु पर जो अभिलंब होता है, अभिलंब मतलब उस बिंदु पर वह रेखा जो सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है यानी समकोण बनाती है, वह अभिलंब कहलाती है। तो होता क्या है, आपतित किरण अभिलंब के साथ जितने डिग्री का एंगल बनाती है उतने ही डिग्री का एंगल बनाते हुए वह वापस भी लौटती है। यानी कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कह सकते हैं, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी यानी परावर्तन कोण भी उतना ही होगा। ये परावर्तित किरण है, तो परावर्तन कोण भी उतना ही होगा। तो ये एक लॉ बन जाता है, पहला नियम बन जाता है प्रकाश के परावर्तन का। पहला नियम कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। दूसरा नियम ये है कि आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण तथा ये जो होता है ये बिंदु जिस पर किरणें आपतित हो रही है वो कहलाती है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये चारों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में यानी एक ही सतह में होते हैं। तो ये जो है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहले नियम में हम लोग अक्सर ये लिखते हैं कि आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये चारों जो होते हैं ये सभी ये एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम ये हुआ कि
आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, यानी I = R। ये दूसरा नियम हो गया। तो ये दोनों नियम नोट कर लेते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कि आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, आपतन बिंदु यानी कि इंसिडेंट पॉइंट, और अभिलंब यानी कि नॉर्मल जिसको कहते हैं नॉर्मल, ये सभी एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम आपतन कोण जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, आई से डिनोट करते हैं, और परावर्तन कोण जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, यानी I = R। तो ये दो नियम हैं प्रकाश के परावर्तन के, प्रमुख दो नियम। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब, ये सभी एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो ये नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे कि दर्पण क्या होता है। दर्पण क्या होता है और दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, ये देखते हैं। दर्पण यानी मिरर। मिरर क्या होता है? एक चिकनी सतह होती है। मिरर एक चिकनी सतह होती है जो प्रकाश के किरणों को परावर्तित करती है। मतलब ऐसी कोई चिकनी सतह जो प्रकाश की किरणों को परावर्तित करे उसे दर्पण कहते हैं। ठीक है। दर्पण दो प्रकार के हो सकते हैं। समतल दर्पण हो सकता है यानी प्लेन मिरर, और गोलीय दर्पण हो सकता है यानी कि स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण कैसा दर्पण होगा? समतल दर्पण ऐसा दर्पण होगा जिसकी परावर्तक सतह यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी परावर्तक सतह, वह सतह जो किरणों को परावर्तित करती है। तो परावर्तक सतह एकदम समतल होगी, बिल्कुल प्लेन होगी। तो ऐसे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह बिल्कुल प्लेन हो, समतल हो, उसे हम कहते हैं समतल दर्पण। और ऐसी दर्पण जिसके परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह है, कर्व्ड हो यानी वक्रकार हो। परावर्तक सतह वक्र के आकार को यानी वक्राकार हो, कर्व्ड हो, कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जो ये परावर्तक सतह जिसकी परावर्तक सतह वक्राकार हो, ये गोलीय दर्पण कहलाएगा। ठीक है। और ऐसी दर्पण जो परावर्तक सतह जिसका समतल हो, वह समतल दर्पण कहलाएगा, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है। तो ये समतल दर्पण है, प्लेन मिरर, और ये गोलीय दर्पण है यानी कि स्फेरिकल मिरर। तो आप समझ गए कि समतल दर्पण और गोलीय दर्पण क्या है। अब समझते हैं गोलीय दर्पण भी जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक तो उत्तल दर्पण होता है और दूसरा अवतल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण जिसको हम लोग
कॉन्वेक्स मिरर भी कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। और अवतल दर्पण जिसको हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं, कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो किसको कहेंगे उत्तल दर्पण, किसको कहेंगे? उत्तल मतलब उठा हुआ तल, उत्तल मतलब उठा हुआ तल। ऐसा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कैसा होगा? जिसका परावर्तक सतह जो है वो घुमावदार हो, वक्राकार हो। तो उठा हुआ तल हो अगर होगा, जैसे ये वाला दर्पण, इस दर्पण में क्या है, ये परावर्तक सतह है, ये रुखड़ी सतह है, ये चिकनी सतह है। तो चिकनी सतह जो है परावर्तक सतह वह उठी हुई है, ऊपर उठा हुआ है, तो यह कहलाएगा उत्तल दर्पण। ये क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। और अगर परावर्तक सतह जो है चिकना सतह धंसा हुआ हो, अंदर की ओर धंसा हुआ, अवतल, अवतल मतलब धंसा हुआ तल, तो धंसा हुआ तल हो कॉनकेव मिरर कहलाएगा, यानी अवतल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीके के घुमावदार दर्पण यानी गोलीय दर्पण जो होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। और ये जो है समतल दर्पण। ठीक है, आई होप ये सब बातें जो है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण आगे चल के दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण जिसके सतह परावर्तक सतह उठे हुए हों, अवतल दर्पण जिसके परावर्तक सतह धंसे हुए हैं। समतल दर्पण का तो परावर्तक सतह बिल्कुल समतल होगा। ठीक है, तो ये बातें आप समझ गए। ठीक है, तो लेक्चर आज का यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आगे जो है आगे के वीडियो में हम और भी आगे जानेंगे बातें कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है स्फेरिकल मिरर में जो है, यानी कि जो गोलीय दर्पण होता है ना, बेसिकली मेन जो है गोलीय दर्पण ही पढ़ना है। तो गोलीय दर्पण में हम देखेंगे कि कैसे परावर्तन होता है, प्रकाश की किरणों का परावर्तन किस तरीके से होता है, और प्रकाश की किरणों के परावर्तन से फिर इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, ये हम आगे के लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे के वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।